सेक्शन 17 हमने पढ़ लिया था क्या? 16 कंप्लीट हो गया था लिखना। लिखिए, गिव कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एटसेट्रा, दिस इज सेक्शन नंबर 17। आप नोट्स में से पढ़ते जाइए, नोट्स ओपन कर लीजिए। जो लोग क्लासरूम में बैठे हैं वो नोट्स ओपन कर लें, और बाकी लोग जो मुझे देख पा रहे हैं वो यहाँ पर से देखते चलें। सबसे पहले सेक्शन नंबर 17 हमको क्या बोलता है बेटा, कि एक है कंपनी और दूसरी क्या है, मेंबर्स। कंपनी जो है उसकी ड्यूटी है कि अगर कंपनी का कोई मेंबर उससे ये डिमांड करे कि उसको कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कॉपी चाहिए, या उसको कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी चाहिए, या उसको एक अग्रीमेंट चाहिए। क्या चाहिए? अग्रीमेंट, जो कंपनी ने किसी थर्ड पार्टी के साथ करा है, जिसकी वजह से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अफेक्ट हो सकता है। सर ये अग्रीमेंट वाली बात समझ नहीं आई। अग्रीमेंट वाली बात समझने के लिए सेक्शन 117 जब कभी भविष्य में पढ़ेंगे तब समझ लेना, वो अभी काम का नहीं है। तो कंपनी के हर मेंबर का ये राइट है कि वो अपनी कंपनी से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कॉपी डिमांड कर सकता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी डिमांड कर सकता है, और कुछ स्पेसिफिक अग्रीमेंट हैं उनकी कॉपी भी डिमांड कर सकता है। जिस दिन मेंबर ये कॉपी डिमांड करे, वहां से 7 दिन के अंदर मेमोरेंडम या आर्टिकल, नहीं नहीं बातें नहीं करना है पीछे बेटा, हाँ बातें मत करिए। हाँ हाँ, आपसे आपसे ही बोल रहा हूँ, ये फ्लावर कलर डिजाइन का शर्ट पहना, आपसे ही बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये बेटा बातें मत करिए, पढ़िए नोट्स में से पढ़िए। मेमोरेंडम की कॉपी या आर्टिकल की कॉपी या अग्रीमेंट की कॉपी कंपनी को मैक्सिमम 7 दिन के अंदर देनी ही पड़ेगी। कितने दिनों में देनी पड़ेगी? 7 दिन के अंदर देनी पड़ेगी। और अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो हर डिफॉल्ट के लिए 1000 रुपीज पर डे तक का फाइन कंपनी पर लग सकता है। पर सर ये सुविधा तो सिर्फ मेंबर्स को ही है। व्हाट अबाउट नॉन मेंबर्स? मैं कंपनी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं झांकूं कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर, मैं देखूं जरा चुपके के आर्टिकल में क्या लिखा है। सर कैन आई चेक मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एनी कंपनी? चलो आंसर दिस क्वेश्चन, यस और नो। यस यू कैन चेक। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, www.mca.gov.in पे जाना है, 100 रुपए देना है, धमाधम पहला डाउनलोड चालू हो, उसके बाद अगले 3 घंटे तक वो डाउनलोड आपके लिए ओपन रहता है। सब कुछ डाउनलोड कर डालो कंपनी के बारे में, जो कुछ आपको नजर आ रहा है पूरा इतिहास डाउनलोड कर सकते हो आप। मेमोरेंडम आर्टिकल तो एक छोटी सी बात है, मेनी मोर डॉक्यूमेंट्स यू कैन डाउनलोड। बट हाँ, एज फार एज मेंबर्स आर कंसर्न, उनको अभी क्या है, आजकल तो ये साइट आ गई एमसीए की, नहीं तो आरओसी से डेटा निकालना मतलब, वो कहावत होती है ना, भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा। हिंदी कमजोर होगी कुछ बच्चों की, उन्होंने कहावत नहीं भी सुनी होगी। भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा काम था पहले के जमाने में आरओसी से कोई डॉक्यूमेंट निकलवाना। ग्वालियर जाना पड़ता है एमपी के आरओसी के लिए, फिर वहां ना एक बड़ा सा गोडाउन जैसा कमरा, फिर उसमें गंदी सी फाइल रैक्स, फिर उसके अंदर बेतरबीत पड़ी हुई धूल खाती हुई फाइलें। इमेजिन करो मतलब ऐसा, और इधर उधर धूल डस्ट वस्ट हो रही है, फाइल ढूंढनी पड़ रही है, किसी को इंस्पेक्शन करने की परमिशन दी तो फाइल में से पन्ना ही फाड़ के ले गया भाई। अरे मतलब गदर मचता था, बड़ा मुश्किल काम होता था। लेकिन अब थैंक गॉड कि सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया, और सब कुछ कंप्यूटराइज होने के सर ऑनलाइन वाले रह गए हैं 7 7 8 स्टूडेंट। ओ भैया तुम जो ऑफलाइन बैठो बाहर हो तो यहाँ से,
वो बेचारा ऑनलाइन वाले तो आ ही नहीं पाएंगे ना, ऑफलाइन वाले लॉग आउट करो। नहीं बेटा, ये तो गलत बात होगी ना ये। माना आप इंडियन हो, पर इतने बुरे भी थोड़ी हो। प्लीज लॉग आउट। वो ले उधर से कसम भी डाल रहा है, जो ऑफलाइन वाला यहाँ से लॉग आउट नहीं होगा उसको अटेम्प्ट की कसम। पूरे भगवान, वो तो पक्का फेल हो जाएगा। आप, हाँ, आप तो श्वेता थोड़ी मानती है। वो एक्सेप्शन। और कसम डाल दी इन्होंने तो, ऑफलाइन वाले अगर इसमें आए तो पक्का फेल हो जाएंगे। अब बाकी तुम्हारी इच्छा। तो अब यहाँ पे आरओसी से पहले कागज निकालना ना बहुत मुश्किल होता था। तो जो कंपनी का मेंबर होता ना, वो जो कंपनी का मेंबर होता था, वो कंपनी से मांगना प्रेफर करता था। यार आरओसी में कौन जाएगा यार, अपनी कंपनी, अपन तो अपनी कंपनी से ही ले लो। बट अब आजकल तो क्या आरओसी से लेना इतना आसान हो चुका है कि कंपनी से लेना मुश्किल लगता है। कि मैं कंपनी को मेल करूंगा, चिट्ठी लिखूंगा, फिर वो रिप्लाई करेंगे, फिर वो बोलेंगे 20 रुपए नॉमिनल फीस लगेगी, फिर मैं उनको दूं या वॉट एवर, फिर वो मुझे भेजेंगे। मतलब कम्बरसम है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड प्रोसेस और एक सिंगल वेबसाइट अवेलेबल नहीं है। हाँ, बट सेक्शन 17 फिर भी राइट देता है कि आप कंपनी के मेंबर हैं तो मेमोरेंडम आर्टिकल की कॉपी मांग सकते हैं, और 7 दिन में देना कंपनी की ड्यूटी है, अदरवाइज कंपनी इज पनिशेबल। सेक्शन नंबर 18, दिस इज अबाउट कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी। इसको मैं अभी स्किप कर देता हूं क्योंकि इसमें काफी सारा ऑडियो विजुअल मटेरियल है। 2 मिनट को बेटा। तो इस ऑडियो विजुअल मटेरियल के लिए कारण से मैं इसको फिलहाल के लिए 18-19 को स्किप कर देता हूं, और rather देन 19, 2 मिनट बेटा, मुझे चेक कर लेने दो। जहाँ ऑडियो ऑडियो विजुअल मटेरियल कम होगा ना, अभी मैं आज वो सेक्शंस पढ़ा देता हूँ। चलिए, तो अभी कुछ सेक्शंस को, हाँ बेटा बोलिए। इसमें 17 में डाउट है, सीरियसली? अच्छा, बोलिए। मैंने भी तो कहा कि ओनली मेंबर कैन डिमांड। क्यों मतलब? मतलब जैसे आपके मम्मी पापा से आप ही सवाल पूछ सकते हो कि मम्मी ये क्या है आज, फिर गिलकी की सब्जी। मैं थोड़ी पूछ सकता कि मैडम ये गलत बात है, बच्चे को आप रोज गिलकी की सब्जी खिलाते हैं। तो आप मेंबर हो, आप डिमांड कर सकते हो कि मेरे को मेमोरेंडम चाहिए, मेरे को आर्टिकल चाहिए। या फिर आपका अपर हैंड हो तो आप डिमांड कर सकते हो। प्रैक्टिकली लॉ और पावर नहीं देता है। कंपनी आई लोन दे दो, बोले लोन वोन बाद में मिलेगा, पहले मेमोरेंडम की कॉपी दो, आर्टिकल की कॉपी दो। तो फिर कंपनी मरता क्या ना करता, लोन चाहिए तो देना ही पड़ेगा। बोले नहीं देख, कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो हम नहीं देंगे। बोले ठीक है, तेरा हिसाब तेरे पास रख। ऐसा हो जाएगा। ओके। बाकी लोग आरओसी, मैं तो कह रहा हूँ जो कंपनी से भी मांग सकते हैं ना, वो भी आरओसी में देखना प्रेफर करते हैं। इट इज एट फिंगर टिप, क्लिक क्लिक क्लिक, डाउनलोड, किस्सा खत्म। ओके। हाँ, बोलो। अब नहीं, अरे पूछो पूछो बेटा, मैं थोड़े मजे नहीं लेना ना किसी के। नहीं, हाँ, 3 आवर्स एक्चुअली क्या होता है उसमें, 7 दिन का टाइम देते हैं वो। जिस जब आपने 100 रुपया पे करा है, उसे 7 दिन में आप कभी भी डाउनलोड करो। बट वंस यू डाउनलोड फर्स्ट डॉक्यूमेंट, 7 दिन में कभी भी कर लो। सर आज मैंने पे कर दिया है, मैं कल परसों डाउनलोड कर लूंगी, दैट्स फाइन। बट जैसे ही पहला डॉक्यूमेंट डाउनलोड करा, उसके बाद अगले 3 घंटे तक फिर ये फीस वैलिड रहती। अच्छा, 3 घंटे निकल गया तो अब क्या? फिर तो हम हो जाएंगे इंसॉल्वेंट, क्योंकि हमको वापस 100 रुपये देने पड़ेंगे अब। देने पड़ते हैं। और यार कितनी अच्छी फैसिलिटी है यार, मैं तो बोलता हूँ। इतना मुश्किल काम था वहां से, काफी रिश्वत देनी पड़ती थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस देनी पड़ती थी, बहुत मुश्किल में डॉक्यूमेंट निकलते थे। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू ऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जिन्होंने इतनी अच्छी दुनिया हम लोगों के रहने के लिए बनाई। उन सबको हमको बड़े तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहिए।
सीए की फीस वो सिर्फ ग्वालियर वाले ही कमा रहे थे, वैसे मेरे को तो मिल नहीं रही थी, तो मैं क्यों बॉदरेशन लूं। और वो क्या, वो फीस भी क्लरिकल काम की ले रहे थे बेचारे, मतलब क्वालिटी काम की नहीं ले रहे थे। क्लरिकल काम से दिमाग हटाते हैं ना तो क्वालिटी काम पे चलता है फिर। सेक्शन 17 पे इतनी डाउट मेरे 21 साल की टीचिंग में पहली बार फेस करे मैंने। ये आज प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, इसका नतीजा है क्या? हाँ, आज डाउट सेशन नहीं होगा। सेक्शन 21 देखिए, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। चलिए, अब इसके बाद में ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन 21 क्या बोलता है। देखिए, कोई डॉक्यूमेंट कब ऑथेंटिक होगा, दैट्स ए क्वेश्चन। तो जवाब ये है कि जब उसके ऊपर साइन हो जाए, डॉक्यूमेंट पे साइन हो तो उसको ऑथेंटिक माना जाता है। हाउ टू ऑथेंटिकेट अ डॉक्यूमेंट, सेक्शन 21 में हम ये बात पढ़ेंगे। जवाब ये है कि आपको उसको साइन करना पड़ेगा, तो जाके वो डॉक्यूमेंट क्या होगा, ऑथेंटिकेट होगा। अब या तो की मैनेजरियल, देखो डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए उस पर कॉमन सील लगाना कंपलसरी नहीं है बेटा। आप क्या कर सकते हैं, या तो कोई की मैनेजरियल पर्सन साइन कर दे डॉक्यूमेंट को, तो वो कंपनी की ओर से साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट माना जाएगा, या फिर इट शुड बी साइंड बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर ऑथराइज करे तो जाकर के और मानेंगे किसी बंदे को, और फिर वो बंदा साइन कर दे तो जाके क्या मानेंगे कि ये डॉक्यूमेंट कैसा है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। दिस इज सेक्शन नंबर 21। कॉमन सील लगा दें सर तो अरे वो तो फैंटास्टिक, उसमें तो फिर अच्छी कोई बात ही नहीं है उससे। बट सील लगाना जरूरी नहीं है, या तो केएमपी साइन कर दे या जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथराइज किया था वो साइन कर दे, दैट इज फैंटास्टिक। Section 22 is about execution of negotiable instruments and deeds. तो सेक्शन 22 हमको क्या कहता है, चलो मैं आपको नोट्स में से भी इसकी लाइनें पढ़ करके बताता हूं। सेक्शन नंबर 22, वेट अ मिनट, एग्जीक्यूशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा। तो लिखा है अ बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी। सर हुंडी क्या होती है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ेंगे। अ बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी और promissory note shall be deemed to have been made, accepted, drawn or endorsed on behalf of a company if it is signed by any person। अब देखो मैंने कीवर्ड्स को बोल्ड कर दिया ताकि आपको ये समझ में आए कि सेक्शन में पढ़ने लायक बात क्या है। एक्टिंग अंडर इट्स अथॉरिटी, मतलब कंपनी की ओर से अगर बंदा ऑथराइज्ड है। सर कैसे ऑथराइज्ड है, या तो उसकी अथॉरिटी रिटर्न हो, या फिर उसकी अथॉरिटी ओरल हो, या तो उसकी अथॉरिटी एक्सप्रेस हो, या फिर उसकी अथॉरिटी इंप्लाइड हो। कैसी भी अथॉरिटी हो, रिटर्न हो, ओरल हो, एक्सप्रेस हो, इंप्लाइड हो, मगर अथॉरिटी हो। अगर बंदे के पास साइन करने की अथॉरिटी है और फिर वो साइन करे
तो जाकर के हम क्या बोलेंगे कि हाँ, ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये ऑथेंटिक है। ओके, मतलब अनऑथोराइज पर्सन अगर साइन कर दे तो कंपनी पर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाइंडिंग नहीं होगा। ओके, लेकिन डीड्स, ये तो बात हो गई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की। डीड क्या होती है? चलो, हम लोग जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे तो एक चीज को बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम उसका एक बहुत शॉर्टर वर्जन समझें कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डॉक्यूमेंट? एनीथिंग रिटर्न ऑन एनी मटेरियल सब्सटेंस इज अ डॉक्यूमेंट। तो आपके हाथ में जो छपे हुए नोट्स हैं वो क्या है? डॉक्यूमेंट। और जो आप अपनी कॉपी पे लिख रहे हैं वो भी क्या है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ये कूलर रखा हुआ है जिसके ऊपर कोई ब्रांड का नाम लिखा है, दिस इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट, क्योंकि लिखा है ना। कहीं कुछ भी लिखा हो वो क्या है? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट तो चारों तरफ डॉक्यूमेंट से घिरे हैं आप, डॉक्यूमेंट ही डॉक्यूमेंट है हर तरफ। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लिखा ही है, दैट्स अ डॉक्यूमेंट। इससे एक लेवल ऊपर होता है इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे किसी पर्सन को कोई राइट मिले, वो क्या कहलाता है? इंस्ट्रूमेंट। तो जो आप अपनी कॉपी में लिख लें कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, खुद के लिए आप ऐसा लिख लें, क्या ये डॉक्यूमेंट है? इज इट अ डॉक्यूमेंट? बेटा, मेरा मना करने के बावजूद भी कई बच्चे अभी भी इसमें लॉक्ड इन है। व्हाट इज द बेनिफिट? टेल मी, फायदा क्या हो रहा है उससे आपको? क्योंकि यहाँ पे भी नोट्स ही खुले हुए हैं, स्क्रीन पे भी। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कीपिंग आउट दोज पीपल हु आर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिस्टिक लोग बोलते हैं कि मौका मिला और वो किसी को निपटा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मौका मिले तो कभी भी फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो अब यहां पर पॉइंट ये है कि डॉक्यूमेंट जो है वो तो, यहाँ मैंने पूछा, आपने लिखा कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, क्या ये डॉक्यूमेंट है? हाँ जी, वेरी मच, दिस इज अ डॉक्यूमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। बट क्या आपको सीए की साइनिंग पावर मिल गई इसकी वजह से? है जी? नहीं है। तो अगर इंस्टीट्यूट लिख के दे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आपको प्रैक्टिस करने की इजाजत दी जाती है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप आपको दे, क्या ये डॉक्यूमेंट है? हाँ, कागज पे लिख के दिया है तो ये डॉक्यूमेंट है। क्या इससे आपको साइनिंग अथॉरिटी मिल जाएगी? तो फिर न केवल ये डॉक्यूमेंट है बल्कि ये इंस्ट्रूमेंट है। आपके पास सीए होना एक डॉक्यूमेंट है और मेरे पास सीए होने का इंस्ट्रूमेंट है। आप लिख लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, इट्स अ डॉक्यूमेंट। मुझे इंस्टीट्यूट ने लिख के दिया है कि ये भाई साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल हो आसानी से उसको कहते हैं नेगोशिएबल। जो इंस्ट्रूमेंट आसानी से क्या हो? ट्रांसफरेबल, उसको क्या कहते हैं? नेगोशिएबल। सोचो, मेरा मेंबरशिप सर्टिफिकेट डिलीवरी देने से अगर ट्रांसफर हो जाता होता, इधर मैं देता, उधर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते। साइन भी नहीं करना, डिलीवर्ड एंड मेंबरशिप ट्रांसफर्ड। क्या मजा आता सर, क्या मजा, क्या आता, खतरा होता सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट पे। डिग्री ऑफिस में लटका के नहीं रखता कोई भी डिग्री। हाँ, तिजोरियों में, बैंक के लॉकर में बंद करके रखता है, तो कोई भी छीन के भाग जाए, भगवान में लुट गया, बर्बाद हो गया, अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं रहा, ऐसे होने लगे। अरे चलो साइन करके ट्रांसफर कर लेने देते कि आई हियर बाय ट्रांसफर दिस सर्टिफिकेट टू आकाश, ऐसे कुछ होता वो भी तो अच्छा होता। अरे मतलब मैं तो बेच ही देता पक्के में। हाँ, कोई मुझे मतलब 5 करोड़ और 10 करोड़, 10 करोड़ भी बहुत हो गए, 5 करोड़ रुपए तो मैं आज बेच दूं अपनी डिग्री। 5 करोड़ इज टू मच, खरीदोगे? क्योंकि डिग्री की वैल्यू थोड़ी होती है, काबिलियत की वैल्यू होती है। सर फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? काबिलियत के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं नहीं सर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा तो कम से कम 20-25 हज़ार रुपये महीना तो मिल ही जाएगा, गिरी से गिरी हालत में। हाँ, गिरी से गिरी हालत में 15-20 हज़ार रुपये महीना तो मिल ही जाएगा। बुरी से बुरी वर्स्ट केस सिनारियो में भी कह रहे बेचारा सीए डिग्री की इज्जत की खातिर इसको पैसे दे दो।
पर ऊपर की जो ग्रोथ है कि सर मेरे को 50 लाख रुपए साल का मिलना चाहिए, 2 करोड़ रुपए साल का पैकेज चाहिए, वो डिग्री से आता ही नहीं है, किसी भी डिग्री से नहीं आता। वो तो सबकी अपनी काबिलियत से ही आता है। इसलिए पढ़ते समय ये बात दिमाग में ध्यान रख लेना कि आप एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप सीख जाएंगे और साथ में डिग्री तो अपने आप आ जाएगी, तो ड्यूअल एडवांटेज हो जाएगा। हम्म। तो अगर डिग्री ट्रांसफरेबल होती ना तो आई वुड हैव बीन द फर्स्ट पर्सन जो उसको बेच देता। अरे मैं वापस कर लेता, दोबारा कर लेता सीए, फिर 5 करोड़ में बेच देता। एज लिमिट तो है नहीं ना, 4-5 साल में सीए करो फिर बेच दो, फिर 4 साल में करो, 4 साल और मान लो 10 करोड़ में बिक जाए तो 4 साल में सीए करो, 2.5 करोड़ रुपए साल, क्या बुरा है। आप करते क्या, बोले हम सीए करते हैं कर करके बेच देते हैं। वाह। अच्छा उसमें भी अगर अलग अलग होता है, सर फाउंडेशन अलग बेच दो, इंटर बेच दो, फाइनल बेच दो, मैं ऐसे बेच देता तो 3 अटेम्प्ट हो गए, फाउंडेशन 5 निकाले तो फाउंडेशन तू ले जा। फाउंडेशन थोड़ा सस्ता बेच देते, फाइनल महंगा बेचते, सेकंड ग्रुप फाइनल का कई बच्चों का नहीं निकल रहा वो और महंगा बेचते। ऑक्शन होता, लिस्टिंग होती शेयर बाजार में, हाय हाय, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जाता बेटा। इट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, नॉट नेगोशिएबल, कीप इन माइंड। इंस्ट्रूमेंट से एक लेवल और ऊपर उठ जाओ, डॉक्यूमेंट से ऊपर था इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट से ऊपर उठे तो आ गया डीड। क्या आ गया बोल के बताओ। हाँ जी, विलेख, आलेख, सल्लेख, जो भी बोलना चाहते हो हिंदी में आप। डीड्स होती है ना, पार्टनरशिप डीड होती है, लीज डीड होती है, कन्वेंस डीड होती है, और भी कई तरह की डीड्स होती हैं। तो इन डीड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डीड्स। हु कैन, अच्छा डीड क्या है और एक लेवल ऊपर है। जैसे मान लो ये बिल्डिंग मुझे बेचना है, मैं इसका ऑनर हूं, मैंने बोला मुझे ये बिल्डिंग बेचना है, मैंने बोला आज से बिल्डिंग आपकी हुई, चलो कैश दो, कुछ नहीं होगा। मैं दीवार पे आपका नाम लिख दूं, कुछ नहीं होगा। मैं इस बिल्डिंग की रजिस्ट्री आपके हाथ में ला के दे दूं, उस पर साइन भी कर दूं, कुछ नहीं होगा। आपको और मुझे मिलकर के रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज के ऑफिस जाना पड़ेगा, और जहां आपके मेरे दोनों के फोटो खींचेंगे, अंगूठे लगेंगे, स्टैंप ड्यूटी लगेगी, 10-20 लाख रुपए के स्टैंप लग जाएंगे, तब जा करके दो गवाह होंगे, हम साइन करेंगे, पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद अंगूठा भी लगाना पड़ेगा, तब जाके ओनरशिप ट्रांसफर होगी। वो डीड बनती है, प्लेन पेपर पे नहीं बनती, स्टैम्प पेपर पे बनती है, और आमने सामने नहीं बनती, साथ में 2 विटनेस भी होते हैं, साथ में एक सरकारी अधिकारी भी होता है। ये जाकर के क्या कहलाती है, डीड। डॉक्यूमेंट सबसे नीचे के लेवल, इंस्ट्रूमेंट उससे ऊपर, सबसे टॉप लेवल क्या है, डीड। अगर एक कंपनी डीड एग्जीक्यूट करना चाहे तो फिर ये नहीं चलेगा कि अथॉरिटी ओरल हो, रिटर्न हो, इम्प्लाइड हो, एक्सप्रेस हो, नो नो। इम्प्लाइड अथॉरिटी तो चलेगी ही नहीं। सर ये मैं इनको बोलता हूँ कि ये डीड एग्जीक्यूट करेंगे, आपने मेरे मेरे बिहाफ पे 4 बार डीड साइन कर ली तो 5वीं बार भी आप ही करेंगे, ऐसी इम्प्लाइड अथॉरिटी आपको नहीं मिलेगी। ओरल अथॉरिटी से भी काम नहीं चलेगा, अथॉरिटी होनी चाहिए एक्सप्रेस। सर यार किस बात की अथॉरिटी, डीड साइन करने की अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। इट शुड बी रिटर्न, और उस पर लगी होनी चाहिए कंपनी की कॉमन सील। मैं लिख के दूं कि वी हियर बाय ऑथोराइज मिस्टर राहुल गुप्ता टू साइन ऑल डीड्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, और उस अथॉरिटी लेटर पर कॉमन सील लग जाए फिर। या फिर कॉमन सील नहीं लगे तो 2 डायरेक्टर साइन करें, या एक डायरेक्टर एक सेक्रेटरी साइन करे, कॉमन सील के रिप्लेसमेंट में जो बताया है वो। ऐसा लेटर आपके पास है, फिर अथॉरिटी भी 2 टाइप की होती है, जनरल और स्पेसिफिक। नाम से कुछ पता चलता है, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल मतलब तो साइन ऑल डीड्स, स्पेसिफिक मतलब जो डीड साइन करने की अथॉरिटी दी है सिर्फ वो, बाकी के नहीं। ऐसा बंदा जब साइन कर दे जिसके पास अथॉरिटी लेटर हो, जो रिटर्न हो, जिस पे कॉमन सील लगी हो, या 2 डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी के साइन हो, वो बंदा जब कंपनी के बिहाफ पर डीड साइन करेगा तो ऐसा माना जाएगा जैसे डीड पर खुद कंपनी की कॉमन सील लग गई है। वो डीड कंपनी पर बाइंडिंग होगी, बाद में कंपनी अपनी लाइबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकती। कह रहे हमने भरोसा करके इसको अथॉरिटी दी थी और ये गद्दार, इसने गलत तरह से डीड साइन कर दी। गद्दार तो गद्दार, अथॉरिटी तो आप ही ने दी थी।
सोचो आप बैंक में कैश जमा करके आओ, 5 लाख रुपए, पेन स्लिप की काउंटर फॉइल भी ठप्पा लगी हुई है आपके पास, आप घर आ गए और अभी तक एसएमएस नहीं आया। ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन करके देखा, वहां भी 5 लाख का क्रेडिट नहीं दिख रहा है। अगले दिन आप पासबुक लेके गए बैंक, आपने बोला चलो ऑनलाइन में दिक्कत होगी, भाई साहब पासबुक अपडेट करना, अपडेट करिए और ट्रांजैक्शन आ गया, ये 5 लाख नहीं आ रहे। 5 लाख सर मेरे, मैनेजर साहब बोले सॉरी सर, अब तो डूब गया आपके 5 लाख, क्योंकि जिस कैशियर पे भरोसा करके हमने उसको कैश काउंटर पे बिठाया था ना, उसने आपको सील लगा के तो दी और कंप्यूटर में एंट्री नहीं करी उसने। सर वो आपके और लोगों के पैसे लेके 1 करोड़ रुपए लेके लंच ब्रेक में भाग गया। सॉरी सर, आपका नुकसान हुआ, हमें बुरा लगा। आप बोलेंगे यू नीड नॉट टू बी सॉरी, क्योंकि नुकसान तुम्हारा हुआ है, मेरा नहीं। तुम्हारा बंदा था, पैसे ले गया, तुम जानो, मेरे पास तो स्लिप है, क्रेडिट दो मुझे, नहीं तो जेल जाओ। ये मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बार आपने किसी को अथॉरिटी दे दी डीड साइन करने की, फिर वो अथॉरिटी मिसयूज कर ले तो आप भुगते हैं। मानेंगे खुद कंपनी नहीं कॉमन सील लगा दी अगर बंदे ने साइन करा है तब भी, समझे। दिस इज सेक्शन नंबर 22। अब एक काम करते हैं, हम नोट्स में ना काफी आगे के पेज पे आते हैं जहां पे कुछ केस लॉज दिए हुए हैं। कौन से पेज पे दिए हैं? आगे इंडेक्स में लिखा होगा ना शायद, 127। हाँ आप आ जाइए, 127 पे भी हम बाद में देखते हैं। मेरे पास ये पेज नंबर 132 आ रहा है, उस पे आइए आप पहले। हाँ नहीं, पहले 132 पे टाइटल ये है क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट। हाँ डॉक्ट्रिन डॉक्ट्राइन जो आप बोलना सुनना चाहेंगे मैं वो बोल दूंगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है, कोई भी प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होता है। अमेरिकन से अलग बोलते हैं, यूरोपियन से अलग बोलते हैं, और हम हिंदुस्तानी अलग बोलते हैं। डॉक्ट्रिन डॉक्ट्राइन डॉक्टर आइन, अरे गाँवों में जो डॉक्टर साहब होते हैं उनकी वाइफ को लोग डॉक्टर आइन कह देते हैं। सर अटॉर्नी मींस, अरे अटॉर्नी मींस जिसको आपने अथॉरिटी दी है वो बंदा। तो चलो पढ़ते हैं कि कंपनी एक्ट में कौन कौन सी डॉक्टराइनें हैं। आपने फाउंडेशन में भी पढ़ी थी, आओ उसका रिवीजन कर लें। पहली डॉक्टराइन जी हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। नाउ दिस इज नॉट, दिस इज VEIL वेल, दैट मीन्स द पर्दा, आवरण। ओके हाँ, तो अभी क्या हुआ कि जैसे ही कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, बल्कि कंपनीज एक्ट ने भी नहीं बोला था, कंपनीज एक्ट बनाने वाले तो ये बोलना ही भूल गए थे कि कंपनी इज गॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर इस बारे में एक विवाद हुआ इंग्लैंड में, मिस्टर सोलोमन को लेकर के, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, जो भी था उसका नाम, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। उसमें ये निर्णय दिया कोर्ट ने कि जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी और मेंबर्स के बीच एक पर्दा आके गिर जाता है, एक कर्टन, और दुनिया के सामने रह जाती है सिर्फ कंपनी, और पर्दे के पीछे चले जाते हैं शेयर होल्डर। इसी पर्दे को हम क्या कहते हैं, विल, विल नहीं वेल, VEIL, कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल ये एक ऐसा आवरण है जो सेपरेट लीगल एंटिटी को एस्टेब्लिश करता है। इसके लेकर के अगले पेज पे आप देखेंगे तो 3 केस लॉ आपको दिखेंगे, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड,
ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, और तीसरा केस है कंडोली टी कंपनी लिमिटेड। याद है ना ये केस, सोलोमन का केस पता है ना आपको? हाँ, तो इसको आप पढ़ना घर जाके। ई का भी पढ़ा था क्या आपने? नहीं पढ़ा था? मैं पढ़ा भी था तो एक बार फिर से बताता हूँ। सोलोमन तो आपने पढ़ाई है, मैं ली बता देता हूँ। एक थे मिस्टर ली। अब ये मिस्टर ली का काम था एयर फार्मिंग, मतलब बड़े पहुंचे हुए आदमी थे इतने पुराने जमाने में। ये इनके पास एक छोटा प्लेन था, उसमें ये दवाई की डब्बी बांध लेते थे, बड़ी वाली, और प्लेन को खेतों के ऊपर से निकालते थे और दवाई छिड़काव करते थे। ली एयर फार्मिंग नाम की इनकी कंपनी थी। एक ही प्लेन था कंपनी में, बहुत हो गया एक भी, और एक ही पायलट था, और वही मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और उन्हीं के पास 3,000 में से 2,999 शेयर थे, 2,999, और एक शेयर उनकी वाइफ के पास था। कुछ ऑफिस ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज और रहे होंगे उनके। उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी से एक पॉलिसी ली थी कि अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को कंपनसेशन मिले, है ना। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए लेती है कि भाई एम्प्लॉय मर जाए तो उसकी फैमिली को आप सपोर्ट कर दीजिए, हमारे ऊपर बर्डन नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली एक एयर क्रैश में मिस्टर ली की ही डेथ हो गई। अरे अफसोस जाहिर नहीं करा। ओ सर 12वें पे खाना खिलाएंगे क्या? हाँ नहीं, तो ये ली है ना, ये अपने यहाँ के थोड़ी हैं, शर्मा जी वर्मा जी होते तो खिलाते। अब क्या हुआ, इनकी विडो ने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करा कि भाई कंपनी के एम्प्लॉय की डेथ हो गई है, तो मुझे इसका, मैं उनकी वाइफ हूँ, मुझे इसका क्लेम मिलना चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी ये बोल के बचती हुई नजर आई, ये एम्प्लॉय की डेथ नहीं हुई, ये तो ली तो खुद ही कंपनी थे ना, मिस्टर ली हिमसेल्फ वॉज कंपनी ना, ये तो वो थोड़ी, क्योंकि सारे शेयर उनके पास हैं, पायलट भी वही हैं, बिजनेस भी वही चलाते हैं, डिसीजन भी सारे वही लेते हैं। कंपनी और ली कोई अलग थोड़ी, कोई और एम्प्लॉय मरा होता तो हम पैसे देते हैं, तो ली साहब मर गए तो कंपनी मर गई। ये तो सर वो पागल थे क्या? नहीं नहीं, वो पागल नहीं थे, वो सब सही थे। उस जमाने में ये फैक्ट स्टेब्लिश थोड़ी था कि कंपनी इज गॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सब अपने यहाँ के केस भी नहीं, नाम से लग रहा है अपने यहाँ के केस है, नहीं, इंग्लैंड के केस है जहाँ कंपनी एक्ट का जन्म हुआ है। तब कोर्ट ने बोला कि नहीं, कंपनी हैज गॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। बड़ा लैंडमार्क जजमेंट ये भी हो गया। फिर कंडोली टी कंपनी, इसमें क्या हुआ, 4 लोग थे, उन चारों के पास अपने अपने टी एस्टेट थी। टी एस्टेट, चाय के बागान, एक एक पहाड़ सबके पास था, नदी पहाड़ खेल रहे थे फिर वो, एक पहाड़ मेरे पास था, एक इनके पास, एक इनके पास, एक इनके पास, और वो ऐसे ही स्टेप फार्मिंग होती है जहाँ चाय के बागान लगते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हुआ कि इन चारों ने मिलकर बोला कि अपन सब साथ मिलके काम करते हैं, छोटी छोटी टी स्टेट से अच्छा एक बड़ी टी स्टेट बनाते हैं। इन्होंने एक कंपनी फॉर्म कर ली। वो कंपनी में लोग कैश कंट्रीब्यूट करते हैं ना, इन्होंने लैंड कंट्रीब्यूट कर दी, एक एक पहाड़ कंट्रीब्यूट कर दिया कि ये मेरा जो टी एस्टेट है कंपनी में दी, इसने भी दी, इसने भी दी, उसने भी दी। बदले में कंपनी ने इनको क्या करा, शेयर्स अलॉट कर दिए, तो ये कंपनी में क्या बन गए, शेयर होल्डर। अब टी एस्टेट की ऑनरशिप इनके पास नहीं रही, अब किसके पास आ गई, कंपनी के पास, और ये हो गए कंपनी के मालिक। तो इस ट्रांसफर के लिए भाई लैंड ट्रांसफर हुई है। सर अभी तो आप कह रहे थे पहाड़ हुआ, पहाड़ भी तो लैंड ही है। अब ये लैंड ट्रांसफर हुई है, तो इसके लिए क्या लगेगी, स्टैंप ड्यूटी। ओ, तो मेरी लैंड है, मैं किसी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, सरकार को क्या मतलब है उससे? अच्छा एक बात बताओ, आप आपका मकान किसी और को भेजो तो सरकार क्यों स्टैंप ड्यूटी लेगी? क्योंकि वो सरकार है, क्योंकि उनको टैक्स चाहिए, क्योंकि उसी से उनका घर चलता है, मतलब देश चलता है, सॉरी थोड़ा आई एम सॉरी, क्योंकि उसी से देश चलता है, तो उनको टैक्सेस तो अलग अलग फॉर्म में लेने पड़ेंगे ना। तो ठीक है, ले लीजिए सब टैक्स ले, इन्होंने टैक्स नहीं दिया, इन्होंने क्या करा, स्टैंप ड्यूटी नहीं दी। ये क्या बोल रहे हैं, ये लैंड ट्रांसफर ही नहीं हुई है। पहले लैंड तरुण महाजन की थी, अब लैंड उस कंपनी की जिसका मालिक तरुण महाजन है, तो इट इज वन एंड सेम थिंग। ये तो एक ही बात है, कंपनी और मेरे को अलग थोड़ी, मैंने अपनी ही कंपनी को लैंड ट्रांसफर करी और तुम बोल रहे हो स्टैंप ड्यूटी, तो पागलों।
आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हमने ऐसा बोला, उन्होंने बोला नहीं, कंपनी हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कोर्ट ने भी कह दिया सेपरेट लीगल एंटिटी। अब स्टैंप ड्यूटी के पैसे इनको भरने पड़ गए। समझे आप? तो हर बार सेपरेट लीगल एंटिटी बोलने से मालिक का फायदा नहीं होता है। सोलोमन का फायदा हुआ था, टी की विडो का फायदा हुआ था, लेकिन यहां मालिकों का क्या हो गया? नुकसान। सर तो एडवेलोरम लिखा है, उसका मतलब क्या है? एडवेलोरम मतलब एज ए परसेंटेज। एक तो होता है कि 2,000 रुपए स्टैंप ड्यूटी फिक्स है, और एक क्या होता है कि जितने रुपए का मकान ट्रांसफर हुआ है, दुकान ट्रांसफर हुई है, उसका 5% स्टैंप ड्यूटी लगेगी। उसको बोलते हैं एडवेलोरम, यानी एज ए परसेंटेज। सर तो एक बात बताओ कि अल्टीमेटली अपने को मालिक का फायदा करना है कि नुकसान? कुछ भी नहीं, अपने को करना है जस्टिस, न्याय। अब उससे किसी का फायदा हो किसी का नुकसान हो, हार्डली मैटर। पर जब ये कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट आया ना, तो अपने यहाँ लोग यूज करना बाद में सीखते हैं चीजें, और मिसयूज करना पहले। मैं बता बता के थक जाता हूँ कि मोबाइल ऐप कहाँ मिलेगा, उसमें फोल्डर कहाँ मिलेगा, तो भी गेलो जैसे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछे जाते हैं। और अभी जब लॉगिन नहीं करना है तो इनको लिंक भी मिल गई, लॉगिन भी कर लिया सिस्टम में, वहां नाम बदल करके मेरे नाम से लॉगिन भी कर लिया, मैंने उसको ब्लॉक भी कर दिया और जूम को रिपोर्ट भी कर दिया, स्ट्रांगली रिपोर्ट कर दिया। वो कहीं भी किसी भी जूम सेशन में लॉगिन होएगा, आगे उसको प्रॉब्लम आएगी, जो भी था वो। तो टेक्नोलॉजी मुझे भी आती है, और मुझे हर जगह एक जैसी आती है, मैं किधर भी बहाने नहीं बनाता हूँ फिर। तो ये ऐसा लोगों का बिहेवियर होता है कि जहां अपनी नहीं समझने की इच्छा, तो लाख समझा तो समझ में नहीं आए, ऐसे कहने लग जाते हैं बच्चे। तो लोग, और जहां मिसयूज करना है, ऐसा दिमाग दौड़ता है उसके बाद तो कि पूछो मत। कुछ नहीं बताना पड़ता है, अपने आप सब समझ में आने लग जाता है उसके बाद। तो यहां भी लोगों को समझ में आ गया कि यार ये कॉर्पोरेट विल बहुत शानदार चीज है। दुनिया के सामने कम नहीं, हम पर्दे के पीछे, हम पर्दे के पीछे से सड़क पे जा रहे आदमी को पत्थर मारेंगे, फिर उसका सर फटेगा, फिर वो कंपनी पे चिल्लाएगा नालायक। शरीफ आदमी होगा तो नालायक टाइप से चिल्लाएगा नहीं तो कुछ एक्स का वाई कर देगा वो तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो चिल्लाया, तो आप तो पीछे चुप गए, वो मारने दौड़ा है, तो आप भी चिल्ला रहे हो पीछे से कंपनी को मारो, कंपनी। और अब कंपनी को क्या मारो, कंपनी तो है ही नहीं। तो ये मिसयूज हो गया कि आप गड़बड़ियां करते हैं, और लोग रिस्पॉन्सिबल फिर किसको बना देते हैं? आप कंपनी को। हाँ, मिर्जापुर का डायलॉग। बदमाश होगा तो वैसे ही बोलेगा। तो अब क्या हुआ कि इसलिए फिर जब जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई इस पर्दे को मिसयूज कर रहा है, तो कोर्ट आता है। फिर लोग, वो जिसने पत्थर मारा था, जिसको पत्थर पड़ा था ना, वो कोर्ट को लाएगा। फिर कोर्ट क्या बोलेगा? वो इस पर्दे को उठाएगा, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करेगा, पीछे छुपे लोगों को दबोच के बाहर निकालेगा और बोलेगा कंपनी और आप क्या हैं, एक ही हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी जहां डिनाई कर दी जाए किसी केस में, उसी को बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। सर कब डिनाई करते हैं? ऐसे ढेरों केसेस हैं। एक एग्जांपल कंपनीज एक्ट में भी है, और वो एग्जांपल है सेक्शन 3A। 3A, रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर्स। तो फिर उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है और पर्सनल हो जाती है, यानी वहां पे कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी को डिनाई कर देते हैं। वो बोलते हैं तुम रिड्यूस्ड मेंबर, तुम ही अब पर्सनली लायबल हो। तो एक एग्जांपल तो आपको खुद कहां मिल गया? कंपनीज एक्ट में, और केस लॉज में तो ढेर सारे एग्जांपल आएंगे। पर्दा हटा देगा कोर्ट, भले ही कंपनी कहे कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर गड़बड़ है, जस्टिस करने के लिए कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करेंगे, फिर उसे शेयर होल्डर का फायदा हो नुकसान हो, हार्डली मैटर्स, जस्टिस होना चाहिए। टैक्स की चोरी करने के लिए लोग, हाँ, जब टैक्स की चोरी हो रही है तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल होगा। अब देखो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के केस लॉज नीचे, कॉर्पोरेट वेल के तो 3 केसेस हमने डिस्कस कर लिए। अब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में सबसे पहला केस आता है डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। मिला क्या?
क्या है ये केस समझने के लिए मैं थोड़ा इसके फैक्ट्स को चेंज कर देता हूँ। दो कंपनियां थी, एक भारत में थी, एक पाकिस्तान। अभी मैं जर्मनी और फ्रांस और इंग्लैंड टाइप से बोलूँगा तो आपके थोड़ा टाइप से फील होगा। बट यहाँ पे क्या है, मान लो एक एक कंपनी बनी, पाकिस्तान के कुछ लोग इंडिया आए। नहीं 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 नहीं, बोट में बैठ के चोरी छुपे नहीं, पासपोर्ट था उनके पास पाकिस्तान का, इंडिया से वीजा भी मिला उनको, आए वो। प्रिया इज आस्किंग कि सर ये केस लॉ के नाम याद करने चाहिए क्या? हाँ। ये तो फिर क्या, फिर बड़ा अजीब सी केस बनेगी। एक केस में ऐसा हुआ था कि मजा नहीं आता ना। आप लिखोगे इन द केस ऑफ डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, तो एकदम से क्या वजन आएगा आंसर में, मजबूत आंसर बन जाए। ये तो ऐसे उड़ जाएगा आपका। तो सर एग्जाम में भी आएंगे क्या? मैं ऐसी कोई चीज पढ़ाता ही नहीं हूँ जो एग्जाम में नहीं आएगी, सब आएगा एग्जाम में। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से कुछ भी पूछेंगे। तो अभी क्या हुआ, पाकिस्तान से कुछ लोग आए इंडिया, फिर इंडिया में आकर के उन्होंने बनाई एक कंपनी। पर हमने तो पढ़ा था कि सिर्फ इंडियन रेसिडेंट ही कंपनी बना सकते हैं। 180 डेज, 120 डेज, पढ़ा तो था कुछ। 1% कंपनी पढ़ा क्या हमने? तो हमने तो पढ़ा था ना केवल रेसिडेंट ही कंपनी बना सकते हैं। वो शर्त सिर्फ ओपीसी में है, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में वो कंडीशन अप्लीकेबल नहीं है। तो ये चार पाकिस्तानी आए और इन्होंने उठा करके यहाँ पे इंडिया में कंपनी रजिस्टर करवा ली और यहाँ आकर के इन्होंने बिजनेस सेटअप करा। देखो हम आपस में इमोशनली कितना भी लड़ लें, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज के लिए सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हिंदुस्तान में काला नमक और सेंधा नमक की खदानें नहीं हैं। इंडिया का सारा काला और सेंधा नमक मेजॉरिटी पार्ट पाकिस्तान से ही आता है। जो व्रत उपवास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नमक है, उसका 90% हिस्सा इंडिया में पाकिस्तान से ही इंपोर्ट होता है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली चीज चाय और पान सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही सप्लाई करता है। और बिजनेस तो चलता ही रहता है। बाकी तो सर फिर इतनी नफरत क्यों? वो तो पॉलिटिक्स। नहीं नहीं सर वो लोग बुरे हैं, हाँ क्योंकि उनके पॉलिटिशियंस ने बताया कि हम बुरे हैं। हमारे पॉलिटिशियंस ने बताया कि वो बुरे हैं, आज से नहीं, हमेशा से, डे वन से। जैसे ही आपने बोला कांग्रेस गवर्नमेंट को, अभी नहीं पहले, देन कांग्रेस गवर्नमेंट, कि ये क्या है देश में इतनी महंगाई बढ़ रही है, बोले नहीं पाकिस्तान, बोले हाँ यस पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक बेचारा बोल रहा महंगाई, बोला बढ़िया। यह असली मुद्दा नहीं है। पॉलिटिशियंस का काम है लोगों को असली मुद्दे से भटका करके दूसरे मुद्दे पे बनाए रखना। कोई भी हो वो, एनीबडी एंड एवरीबडी, सब यही करते हैं। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई थोड़ा कम, थोड़े कोई थोड़ा ज्यादा। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे वो आए भाई लोग, उन्होंने कंपनी बनाई, बिजनेस चालू कर दिया। बताओ वो इंडिया में वहां से सॉल्ट इंपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे रिफाइन कर रहे हैं और पैकेट बना के ब्रांडेड बेच रहे हैं। बिजनेस से हो गया, कई सारे लोगों को नौकरी पे रख लिया इन्होंने। फिर ये वापस चले गए पाकिस्तान, कब तक इंडिया में रहे, वीजा खत्म होने आ गया। अब ये वहीं से बैठ के यहाँ का बिजनेस कंट्रोल करते हैं, यहाँ मैनेजर मैनेजर सब अपॉइंटेड है इनके। हेलो, अब टेस्ला इंडिया में तो क्या एलन मस्क बैठेंगे यहाँ पे? मालूम पड़ा दिल्ली में किसी कॉर्नर पे वो बैठे हुए मिल गए, इंडिया गेट पे एलन मस्क, बोले क्या आ रहे, बोले टेस्ला बना रहे हैं वो तो आ जाए एक बार तो बड़ी बात है। वो भी ऐसे ही कर्टशी में कि पीएम से मिलकर चले गए, बाकी उनके आने की कोई जरूरत ही नहीं, उसके बिना सब काम चलेगा। तो ये लोग सेटअप करके चले गए। फिर क्या हुआ, इस कंपनी ने बहुत लोगों को माल बेचा, उधार माल भी बेचा, उधार के पैसे भी मांग रही थी ये, तो कुछ बदमाश लोग पैसे दे भी नहीं रहे थे। इस कंपनी ने फिर वही करा जो करना चाहिए था। तो इस कंपनी ने उन लोगों पर सू कर दिया जो कंपनी को पैसे नहीं दे रहे थे। जब कोर्ट केस पेंडिंग था, इस बीच इंडिया पाकिस्तान में वॉर डिक्लेयर हो गई ऑफिशियली। ये जो रोज चलता है वो नहीं, ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर हो गई। अब आपने पढ़ाई है,
कि अब फिर हम एनिमी कंट्रीज हो जाएंगे ऑफिशियली। हाँ, एलियन एनिमीज, वो सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, आप इन्फोर्स भी नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि वो जो सामने वाला का वकील था जो पैसे नहीं चुका रहा था, बोले भाई साहब ये कंपनी तो पाकिस्तानी है, ये कहाँ पैसा वसूल रही है, कोर्ट ये केस खारिज किया जाए। इसने बोला नहीं नहीं, वी आर बॉर्न इन इंडिया, इधर दिल्ली के आरओसी के पास रजिस्टर्ड, हम क्या बात कर रहे हो आप, वी आर नॉट पाकिस्तानी कंपनी, वी आर इंडियन कंपनी। बोला नहीं नहीं, पर्दा उठाओ, देखो पीछे दुश्मन है। देशभक्ति की भावना जगी हुई थी कोर्ट की भी। कोर्ट ने बोला पर्दा उठाओ, उठाओ, कौन है, ओ हो, ये पाकिस्तानी, दिस इज एन एनिमी कंपनी। कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया, कंपनी और शेयर होल्डर को एक ही माना, और एनिमी कंपनी उसको डिक्लेयर कर दिया। तो फिर वो केस क्या हो गया, खारिज, कैंसल्ड। अब इस पे आप जितने सवाल बना के पूछेंगे उतने जवाब में दे दूंगा, बट दैट विल नॉट मेक एनी सेंस। टैक्स की चोरी करने के लिए, अरे ये तो सब करना चाहते हैं, इसमें सरकार का भी हाथ है। क्योंकि जब लोगों को लगता है कि मेरा टैक्स दिया हुआ पैसा सरकार ढंग से यूज नहीं कर रही है, तो थोड़ा मन खट्टा हो जाता है। और खुद की चोरी की नीयत तो खैर सभी की होती है कि क्यों सरकार को टैक्स दूं, मैं टैक्स में दूं, मुझे बाकी लोग लेंगे, मैं क्यों दूं टैक्स। सर डिनशॉ मैनेजी पैटेट मिला, सर डिनशॉ मैनेजी पैटेट। एक थे सर डिनशॉ, अरे भाई साहब थे, उनका नाम था दिनेश साहब। अब जो भी ये डिनशॉ साहब थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने पहले क्या, वेल्थ टैक्स बहुत जोरों का लगता था एक टाइम पे। इनकम टैक्स के अलावा एक कौन सा टैक्स जोरों पे लगता था, वेल्थ टैक्स। अभी भी है, लेकिन अभी क्या है, वो ऐसा बहुत कम लगता है, मतलब नहीं लगता है ऐसा, लगभग नहीं लगता। पहले ना बहुत जोरों का लगता था कि तुमने इनकम ही, तुमने इनकम टैक्स दिया, फिर उस इनकम में से तुम्हारे कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस हो गए, तो जो बची हुई हो गई वो क्या हो गई, तुम्हारी वेल्थ हो गई। तुम इतनी वेल्दी हो, तुम इतने वेल्दी हो, चलो वेल्थ पे भी टैक्स दो। लॉर्ड इंशॉ के पास बहुत पैसा था, बहुत टैक्स लगता था। तो उन्होंने क्या करा, 4 कंपनियां बनाई और अपनी जो असेट्स थी वो चारों कंपनियों में बांट दी। नहीं, सब्सिडरी नहीं बनाई बेटा, 4 कंपनियां बनाई बस नितेश, सिर्फ 4 कंपनियां बनाई। और वो चारों कंपनी के प्रमोटर सर इंशॉ, और चारों कंपनियों में अपनी एसेट बांट दी। तो वेल्थ 4 टुकड़े में डिवाइड हो गई। समझ रहे हो आप बात को। बदले में इन्होंने शेयर ले लिया कंपनी के, वो वेल्थ में काउंट नहीं होते थे, या वो बहुत कम काउंट होते थे। वेल्थ 4 टुकड़ों में बढ़ गई, तो वेल्थ टैक्स की लाइबिलिटी नेग्लिजिबल हो गई। असेसिंग ऑफिसर की नजर पड़ गई इस पे कि अच्छा इस टाइप से चोरी चल रही है, हा? चोर कहीं के, और मैंने कोई चोरी नहीं करी, ये कंपनियों की वेल्थ है, मेरी नहीं है। उसने बोला नहीं, थर्ड इंशान बोला कंपनी हैज गॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। असेसिंग ऑफिसर ने कोर्ट में बोला कि दिस इज द इंटेंशन ऑफ फ्रॉड, कॉर्पोरेट वेल मस्ट बी लिफ्टेड। और इन चारों कंपनियों के पीछे एक चेहरा नजर आएगा पर्दा हटाने पे, और वो कौन है, सर डिनशॉ। इन चारों की वेल्थ सर डिनशॉ की वेल्थ में जोड़ के अकॉर्डिंगली वेल्थ टैक्स लगाया जाए। कोर्ट ने पाया हाँ। अच्छा, और सर डिनशॉ मजे की बात क्या कर रहे थे, अब जो इनकम सर डिनशॉ को होनी थी वो सब किसको होने लग गई, कंपनियों को। हेलो, वो कंपनी से पैसा कैसे निकालते, डिविडेंड नहीं लेते कंपनी से, डिविडेंड लेते तो फिर इनकम टैक्स लग जाता। ये कंपनी से लोन ले लेते, जो ये कभी नहीं चुकाने की नीयत रखते थे, एक दिन में मर जाऊंगा, कंपनी लोन सब खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने बोला यार प्लानिंग तो तुमने बहुत अच्छी करी है, पर अब तुम पकड़े गए, थप्पा। और जैसे ही थप्पा पड़ा, तो फिर ये बेचारे पे वापस दाम आ गया, और इसके ऊपर सारा का सारा टैक्स इम्पोज हो गया। कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करा, कंपनी के एसेट को इंडिविजुअल के एसेट मान लिया। फिर एक है मद्रास बैंगलोर ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस इंदर सिंह। अब हुआ ये कि एक पार्टनरशिप फर्म थी, उस पार्टनरशिप फर्म का नाम था मद्रास बैंगलोर ट्रांसपोर्ट कंपनी। मतलब उनके ट्रक्स चलते थे मद्रास से बैंगलोर, बैंगलोर से मद्रास, मद्रास मतलब चेन्नई। पार्टनरशिप फर्म थी, उन्होंने एक जगह किराए पे लेके रखी थी, किससे पता है, इंदर सिंह से।
हु इज इंदर सिंह? लैंडलॉर्ड. हु इज मद्रास बैंगलोर ट्रांसपोर्ट कंपनी? टेनेंट. और वो है एक पार्टनरशिप फर्म. बाद में किसी ने बोला कि यार ये पार्टनरशिप फर्म की जगह ना तुम कंपनी बना लो. पर प्रॉब्लम क्या है कि जो रेंट एग्रीमेंट हुआ है वो तो किस किस के बीच हुआ है? इंदर सिंह और पार्टनरशिप फर्म के बीच. अब अगर ये कंपनी बनाए तो इनको एक नया रेंट एग्रीमेंट करना पड़ेगा इंदर सिंह के साथ. बहुत पुराने टेनेंट है ये, नॉमिनल किराया देते हैं, बड़ी सारी जगह हथिया के रखी है. अब अगर ये नया एग्रीमेंट करने जाए तो इंदर सिंह तो मना ही कर देगा. समझ रहे हो आप बात? वो तो खाली करवाने के मूड में है वैसे भी. तो इन्होंने भी एक रास्ता निकाला, इन्होंने कंपनी बना ली. कंपनी में दो पार्टनर थे, सॉरी पार्टनरशिप में दो पार्टनर थे, कंपनी में ये दो मेंबर हो गए, वही दो लोग. और कंपनी पार्टनरशिप ने सबलेट कर दी जगह कंपनी को. हेलो, किराएदार कौन था? पार्टनरशिप. उसने फर्दर किसको किराए पे दे दी? कंपनी को. भारत कानूनों का देश है. यहाँ एक एक्ट पाया जाता है, रेंट कंट्रोल एक्ट. अब रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत सबलेटिंग इज नॉट अलाउड. कि आप किराए पे लेके किराए पे चढ़ा नहीं सकते प्रॉपर्टी. और अगर ऐसा करोगे तो फिर टेनेंसी एग्रीमेंट का वायलेशन होगा और आपको जगह खाली करनी पड़ेगी. इंदर सिंह को बढ़िया मौका मिल गया, उसने बोला ये सबलेटिंग हुई है. इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, सबलेटिंग नहीं हुई है, हम और कंपनी क्या है, एक ही है. तो सबलेटिंग वो होती है, क्या होता है अपने जैसे इंदौर में राजवाड़ा के वहां पे पुराने किराएदार है कहीं, बड़े बड़े मकान का कितना किराया? 25 रुपये महीना. अब वो खुद भी वहां से जाना चाहते हैं मगर इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी छोड़ना भी नहीं चाहते, तो वो किसी और को किराए पे चढ़ा के चले गए, विच इज नॉट अलाउड. ये समझा रहे हैं कि भाई साहब ये सबलेटिंग नहीं है, कोई हम रेंट कमाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, तो किसी और को थोड़ी दिया है हमने, तो हम ही यूज कर रहे हैं. पहले भी हम दो थे, अभी भी हम दो ही हैं, हम तो हमारे दो टाइप से कुछ नहीं हुआ है. हम दो थे, हम दो ही हैं, बस पार्टनरशिप की जगह कम नहीं है. पर्दा उठा के देखो ना, सब एक ही है, अलग अलग कुछ नहीं है. कोर्ट को लगा हाँ ये सही बोल रहे हैं, उन्होंने पर्दा उठाया, कंपनी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर सबको एक ही मान लिया, फिर ये सबलेटिंग का केस नहीं हुआ और इंदर सिंह केस हार गया. सर हमको ना, ये हमको एग्जाम में कैसे पता चलेगा किसको हराना है किसको जीतना? मतलब कंपनी के फेवर में आना चाहिए ना डिसीजन. को एक तय कर लो ना यार कि कंपनी के फेवर में आना चाहिए, कि मेंबर के आना चाहिए, कि आउटसाइडर, कुछ एक डिसाइड कर लो ना यार सर. जस्टिस के फेवर में डिसीजन आएगा. एंड डोंट वरी, वो आपको एग्जाम में जज साहब नहीं बनाएंगे कि एक नया केस है, चल तू जज फैसला कर. अगर ऐसा बोल देना तो आप भी लिख के आ जाना, केस एडजर्न्ड. फिर वो रिजल्ट में लिखा हुआ आएगा, रिजल्ट एडजर्न्ड. नहीं, वो ऐसे कोई नया नया पूछ के और आपको जज साहब बना देंगे कॉम्प्लिकेटेड से केस में, ऐसा नहीं होगा. जो केस हम पढ़ रहे हैं ना उसी तरह का केस लॉ आएगा, तो उसी से मिलता जुलता है. हाँ, केस स्टडी में वो नया कुछ भी बना सकते. हाँ, अब देखो इसमें कौन अच्छा है और कौन बुरा है, ये बोलने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किसको अच्छा और किसको बुरा साबित कर देता है, कहने के तरीके पे. पहले भी बोला था मैंने आपको. अब जैसे स्कैम 92 है, तो डायरेक्टर ने उसको ऐसा बना दिया कि आपको हर्षद मेहता से सहानुभूति हो गई देख के. यार यार बेचारा अच्छा आदमी था यार, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था. क्योंकि उन्होंने कैमरा उसके एंगल से सेट कर दिया, दूसरे एंगल से सेट कर दो सारा सीन बदल. सारी सारी जितनी पिक्चरें बनती है गैंगस्टर्स के ऊपर, तो कोई गैंगस्टर्स अच्छे लोग हैं? कहीं से भी नहीं है. अच्छे लोग हम लोग हैं यार. हम लोगों को तो ऐसा बात है कि एक गोली मार के भाग गया, अपन मर गए ले. ऐसे 150 तो यूं ही मार दिया, कोई कार के नीचे कुछ ला गया, कोई मकान गिरा दिया, कुछ भी हो गया, अपन तो दब गए कहीं पे, बाद में वो हीरो बन गया. ओ कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसके लिए तो सबूत, गवाह, तारीख लगेगी. हाँ बट ये नियत, सब कुछ एक ही बात पे डिपेंड करता है, नियत. तो कोर्ट को यहाँ क्या नियत दिखी कि ये किराए से पैसा कमाने की नियत नहीं है, बस एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना है. सर तो अब ऐसा कैसे ही केस आएगा, तो फिर ऐसा कैसे ही डिसीजन आएगा क्या? मोस्टली
सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट दे देता है ना किसी मामले पे, तो लोअर कोर्ट में उसको रेफर करते हैं वकील लोग। मतलब ऐसे साफ शब्दों में तो नहीं बोलते हैं, पर कहने का मतलब ये होता है कि देख तू छोटा सा जज है, तेरे बॉस के बॉस के बॉस का बॉस जो है ना, उसने इस तरह के केस में हमारी सिचुएशन के फेवर में डिसीजन दिया था। जब वो अपना केस कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं तो बताते हैं कि इस तरह का एक डिस्प्यूट इंडिया में पहले भी हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी। तो छोटे छोटे जज साहब यूं ही डर जाते कि अरे यार ये तो इनके फैक्ट तो बिल्कुल वो वाले फैक्ट से मिल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है तो एज गुड एज सेक्शन है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तो एज गुड एज सेक्शन है। तो फिर उसका आपको वजन मिलता है, फायदा मिलता है। बोलो। अरे कोई कुछ भी कर सकता है, आप वकील बन के सच को झूठ, झूठ को सच साबित कर सकते हो। जॉली LLB 2 देखिए ना, बस आप देख लो, सीतापुर की चॉकलेट खिलाओ सामने वाले को, सब मान जाता है उसके बाद। भूल गया ना सीन, कोई बात नहीं। खेल साहब सीतापुर की चॉकलेट खाओगे मतलब गोली मारो, डराओ धमकाओ। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो रोज कि रेपिस्ट ने आके घर वाले लोगों को डराया और पीड़िता ने फांसी लगा ली उसके बाद? फिर कानून कहाँ है? नहीं है। सिंपल है, पढ़ो इसलिए। तो उससे क्या होगा, पास हो जाओगे और क्या। अच्छा एक आखिरी, वर्कमैन ऑफ एसोसिएशन रबर इंडस्ट्रीज वर्सेस एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। इसमें ना एक भाई बोनस बताने की कोशिश कर रहा था। क्या होता है 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हो जाए तो एम्प्लॉय को बोनस देना पड़ता है। इसके यहाँ तो मतलब 30-40 हो गए थे, 36 हो गए थे। इसने क्या करा कि ना आधा बिजनेस अपना सब्सिडरी में ट्रांसफर कर दिया। एक कंपनी और बना ली सब्सिडरी, आधा बिजनेस सब्सिडरी में कर लिया, आधा होल्डिंग में कर लिया। ये सब कुछ चल एक ही रहा है, लेकिन कागज पे 2 एंटिटी खड़ी कर दी और दोनों में 18-18 एम्प्लॉय दिखा दिए। तो ऐसे करके बोनस साइड से मिल गया मान लो छुटकारा फॉर एग्जाम्पल। तो वर्कर्स ने बोला यार अपन तो सब लोग 40 लोग 36 लोग एक साथ आते हैं जाते हैं, साथ बैठ के खाना खाते हैं, अपने को बोनस क्यों नहीं मिलता है? अरे बोले अपन 2 कंपनियों में अलग अलग हैं, अपन हैं सब एक साथ लेकिन कागज पे 2 कंपनी है। जैसे आप सब यहाँ एक साथ बैठे हो पर मालूम पड़ा ये जो बीच वाली लाइन है यहाँ लाइन हमने डाली और हमने बोल दिया ऑन पेपर्स, हमने बोल दिया दिस इज A एकेडमी, दिस इज B एकेडमी। स्टूडेंट आधे आधे बांट दी, तो आपको लग रहा है हम सब एक साथ हैं लेकिन ऑन पेपर आधे आधे हैं। तो ऐसा कुछ कोई भी कर सकता है, एनीबॉडी कैन डू, लेकिन जब वो पकड़ में आएगा तो फिर दिक्कत होगी। तो उन्होंने कोर्ट केस लड़ा और वो जीते। कोर्ट ने बोला कि दोनों कंपनियां क्या है एक, दोनों का प्रॉफिट जोड़ो, दोनों के एम्प्लॉय जोड़ो, अकॉर्डिंगली बोनस कैलकुलेट। तो इनका मन पड़ता है जब जोड़ देते हैं ये, नहीं नहीं मन नहीं पड़ता है जब लोग कॉर्पोरेट वेल्थ को मिसयूज करते हैं। सर ये तो फिर एक्सेप्शन हो गया लॉ का। हाँ एक्सेप्शन ही तो है, रूल क्या है कॉर्पोरेट वेल्थ, और एक्सेप्शन क्या है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। अरे जैसे मान लो आपने कहीं जॉब लग गई आपकी और उसमें बोला कि जब भी तुम नौकरी छोड़ोगे तो अगले 3 साल तक हमारे कंपटीशन में बिजनेस नहीं करोगे, क्योंकि यार आप बहुत बड़ी पोस्ट पे हो कंपनी पे, जनरल मैनेजर हो। तो कंपनी ने एक शर्त रखी कि तुम ऐसा तुम तो हमारे सारे सीक्रेट जानते हो, कल को तुम छोड़ के सामने ही दुकान खोल लो तो जॉब छोड़ने के बाद अगले 3 साल तक कंपटीशन में बिजनेस नहीं करोगे। नो नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट। अरे धीरू भाई अंबानी की डेथ पर अनिल अंबानी मुकेश अंबानी जब अलग हुए तो नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट था कि मुकेश अंबानी जी टेलीकॉम बिजनेस में 7 साल तक नहीं आएंगे। तो क्या लगता है रिलायंस जियो इतना बाद में क्यों आया? मुकेश अंबानी जी को नहीं समझ में आता था कि ये क्रीम सेक्टर है? उनका आपस में नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट था, वो नहीं आए, चुपचाप बैठ के तमाशा देखते रहे, फिर धांसू एंटर करके बाकी सबको निपटा दिया। तो अब नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट था, अब आपने कंपनी की नौकरी छोड़ी, अगले दिन आपका मन में चल रहा है कि मैं इनसे कंपटीशन बिजनेस करूं, मैं तो बहुत अच्छा कर सकता हूं। आप निकले बहुत ही चंट, आपने कंपनी बना ली और वो कंपनी इस कंपनी के साथ कंपटीशन में बिजनेस करने लगी। सामने वालों ने ऑब्जेक्शन लिया, आपने बोला मैं थोड़ी कर रहा हूं कंपनी कर रही है। कोर्ट ने बोला चतरे शाणे बहुत तेज चल रहा तू, पर्दा हटाओ, देखो ये दोनों एक ही हैं। समझे आप? तो अब ये, तो सर इसमें से आपके समझाने लायक क्या बात थी? यहाँ मैंने वही बोला समझाया जो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है,
बट इसको एक किक स्टार्ट देता हूँ मैं, हर बैच में मैं ऐसे ही करता हूँ। ये केस लॉज मैं नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ कहानी है ऐसी कैसे लिखी। मैंने आपके लिए इसको एक किक स्टार्ट दे दिया आज। ओके, अब आपका क्या काम है, केसेस आगे पढ़ते जाओ। मैं आपको नंबर बताता हूँ कल कौन से पढ़ के आओगे। 5-5 केसेस पढ़ना है, तो कल आपको 9, 10, 11, 12, 13 केस नंबर क्या पढ़ के आना है कल? 9, 10, 11, 12, 13। सर वो 1 क्वेश्चन डे का क्या हुआ? वो मैं थोड़ी पूछूंगा, मतलब वो आप थोड़ी पूछोगे, मैं पूछूंगा क्या हुआ, लिख के लाए आंसर? कितने बच्चों ने लिखा, हाथ उठाओ। आधे। इधर कितने लोगों ने लिखा है? यस लिखो। थोड़े हैं यहाँ भी, सब नहीं है। कल सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर लिख के लाना, और कल दोनों के आंसर एक साथ डिस्कस कर लूंगा फिर मैं आपसे। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट। भगवान करे अगली क्लास तक प्रोजेक्टर आपके लिए चल जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल मिलेंगे।